स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के ऊपर और कुछ अनछुए पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे इनसे संबंधित। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और राजनीति विज्ञान के सब्जेक्ट से हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और एक 15 प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज़ है और प्रश्न के बाद हल्का सा पॉज लिया जाएगा जिसके दौरान आपको आंसर करना है और फिर मैं राइट आंसर बताऊंगा और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो हल्का सा पॉज ले रहा हूँ, उस दौरान आपको आंसर करना है और फिर आंसर को मैच भी करना है जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसके साथ कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है जो मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी बनाता है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 75(3) यानी भाग 75(3। और इसका अर्थ ये है कि अगर कोई एक भी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी मंत्रियों को पद से हटावा या पूरी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को पद से हटावा मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, कोशिश कीजिएगा मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करें। गदर पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों लाला हरदयाल ने यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी सन 1913 में। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था गदर नाम से। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम है, इंग्लिश में इसको सार्क बोलते हैं। तो दक्षेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों दिसंबर 1985, दिसंबर 1985 में। भारत भी इसका एक सदस्य है और भारत सबसे बड़ा देश है जो इसका सदस्य है। स्थापनाकर्ता 7 सदस्य थे, अभी वर्तमान में 8 है, अफगानिस्तान बाद में बना था। 7 कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। और 2007 में इसका मेंबर बना था अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है, ये आपको आंसर करना है। तो पंचायती राज इसका सही उत्तर है दोस्तों, यह विषय राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून निर्माण की जो शक्ति है वो केंद्रीय विधानमंडल को है। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पे विधि निर्माण का जो अधिकार है वो राज्य के विधानमंडल के पास में है। और समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों की जो विधानमंडल है वो कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में गतिरोध हो किसी विषय को लेके या किसी कानून को लेके तो वो उसमें केंद्र के विधानमंडल द्वारा पारित कानून मान्य होगा। और जो इन तीनों सूचियों में जो विषय उल्लेखित नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है और अवशिष्ट विषय केंद्र के पास है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आपको करना है, जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों पी.एन. भगवती। कौन है? पी.एन.
भगवती। जनहित याचिका का जो भारत में जो श्रेय जाता है वो पीएन भगवती को। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और इनके समय में देखिए पहले क्या होता था कि जो जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं, जिसको केस से कोई लेना देना होता, वही पक्ष सीधा कोर्ट में जा सकता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो जागरूक नहीं है, जो सक्षम नहीं है, वो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक पोस्ट कार्ड के थ्रू इनको एक याचिका दी गई थी। जो लोग उनसे जुड़े हुए नहीं थे, तो इन्होंने इसको स्वीकार किया और कहा कि ये लोगों के हित की बात है। उसको स्वीकार करके उस केस की सुनवाई हुई थी। इसीलिए इसको कहते हैं जनहित याचिका, यानी ज़्यादातर लोगों, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको बोल सकते हैं, उनसे रिलेटेड वो केस था। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद में तो एक तरीके से याचिकाओं का एक बहार सी आ गई थी। तो ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में और न्यायिक व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन था। तो ये किसके समय में शुरू हुआ? पीएन भगवती के समय, रिटायर्ड सीजेआई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर आपको करना है दोस्तों। आप कैलकुलेट कर सकते हो साथ ही साथ में कि जितने आपके कितने राइट हो रहे हैं, कौन से रॉन्ग है, और रॉन्ग है तो उनका करेक्ट आंसर क्या, ताकि नेक्स्ट टाइम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ आपके इस तरह के रॉन्ग नहीं हो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक यूँ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में सिलेक्शन करके रखा है कि एक अच्छे क्वेश्चन, एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिले। तो इसका सही उत्तर दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में सन 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था। किसके नेतृत्व में? वीरप्पा मोइली। यूपीए फर्स्ट के टाइम ये हुआ था। तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब और किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 1966 से 1970, यानी 1967 से 1970 का जो कार्यकाल है वो प्रथम प्रशासनिक सुधार का था। जो आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई 1967 में, ठीक है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने फिर एक साल बाद वहाँ से रिजाइन कर दिया। उसके बाद में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे के हनुमंतैया थे, जो 1967 से लेकर 1970 तक उन्होंने ये काम किया और उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी। और इसी रिपोर्ट के आधार पे जो प्रशासन में सुधार के निर्णय भी लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ था? दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों, मैं इसलिए पॉज ले रहा हूँ ताकि आपको आंसर करने का टाइम मिले। 1956 में जो है वो दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश, इससे पहले जो व्यवस्था थी, ए राज्य की श्रेणी, बी राज्य की श्रेणी, सी राज्य की श्रेणी और डी राज्य की श्रेणी, इस तरह से वो कैटेगराइज किया गया था स्टेट्स को कि कौन से ब्रिटिश भारत से, कौन सी रियासतें हैं, कौन से केंद्र चीफ सिख थे, ठीक है, और कौन से और जो स्टेट्स हैं या जो क्षेत्र हैं, एरिया है जो इंडिया में मिल सकता है। तो इस तरह से वो 3-4 कैटेगरी बनाई गई थी। तो उन सबको 7वें संविधान संशोधन करके 1956 में संविधान में संशोधन हुआ। उसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो उसी 7वें संविधान संशोधन और उस पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को भी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम किसे राज्यपाल के पद से बर्खास्त किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी अच्छे लेवल का है और एक डीप क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूर फेस करेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सर्वप्रथम किसे राज्यपाल के पद से बर्खास्त किया गया है? इसका सही उत्तर है प्रभुदास पटवारी। प्रभुदास पटवारी, ये इनका नाम है। आप उसमें मत लेना कि ये रेवेन्यू पद जो है पटवारी से रिलेटेड। ये बात 1980 की है दोस्तों। केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ था और किस स्टेट से हटाया गया? तमिलनाडु से। एक्चुअली में जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, वो जब तक चाहें। वैसे सामान्य तो 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं।
तो वो उन्हें हटा भी सकते हैं। तो नॉर्मली जब सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है तो अगर उनकी पसंद के राज्यपाल नहीं होते तो वो नॉर्मली रिज़ाइन कर देते हैं। तो इन्होंने मना कर दिया था, एक्चुअली दिया नहीं रिज़ाइन, बाकी स्टेट्स के दे दिया, तो फिर इनको बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त मीन्स हटाया गया है पद से एक तरीके से, ज़बरदस्ती, वो हटना नहीं चाह रहे थे उसके बावजूद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण में सत्याग्रह, चंपारण में सत्याग्रह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? चंपारण में सत्याग्रह पुस्तक के लेखक कौन हैं? और इसका सही उत्तर है दोस्तों, चंपारण में सत्याग्रह पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, 2 बार राष्ट्रपति रहते निरंतर, और सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले भी यही थे। तो इन्होंने जो बुक ली थी और बिहार से ही ये रिलेटेड है। और ये चंपारण में जो है सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में था, जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे तो उस समय सबसे ये शुरुआती दौर में था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 1922 में आईएनसी द्वारा गठित सविनय अवज्ञा जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? जून 1922 में आईएनसी द्वारा गठित सविनय अवज्ञा जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां। बहुत सारे सदस्य और भी थे इसमें, विट्ठल भाई थे, मोतीलाल नेहरू थे, और रिपोर्ट भी मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। तो हकीम अजमल खां ने ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके साथ साथ सविनय अवज्ञा का भी एक छोटा सा प्रयोग था कि हमें जो है आज्ञा नहीं माननी है अंग्रेज़ों की, उनके रूल्स को नहीं मानना है, डिसओबे करना है। तो फिर इसकी एक जांच कमेटी भी बिठाई गई, क्योंकि आपको पता है तो चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और फिर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, तो उसकी जांच के लिए भी एक समिति बनाई कांग्रेस के भीतर ही। उसके जो अध्यक्ष थे वो हकीम अजमल खां थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये एक कोटेशन है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह कथन किसका है? यानी ये बात किसने कही है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को बर्दाश्त करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। ये किसने कहा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। ये किसने कहा था? तिलक महोदय ने। बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है कि अगर भगवान इसको स्वीकार करते हैं, सहन करते हैं, तो फिर मैं भगवान को उनके भगवान के रूप में तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली ये मैसेज देना चाह रहे थे कि ये जो दैवीय नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था जो एक कुरूप था, ये यहीं से बनी है लोगों की परंपराओं के माध्यम से। उसका खंडन करने के लिए उन्होंने ये कोटेशन दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? भारत में संविधान, एक प्रश्न मिसिंग है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? यानी जो एक मूल संरचना का बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक प्रिंसिपल आई है अपने यहाँ, एक थ्योरी आई है, तो उसका स्रोत क्या है? भारत में संविधान की मूल संरचना का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप आंसर करें मेरे साथ साथ और मैच भी करें अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ में, फिर आपको राइट और रॉन्ग जो भी हैं उसके बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने मार्क्स। इसका सही आंसर है दोस्तों, न्यायिक व्याख्या। एक्चुअली एक दौर था जब यानी न्यायालय और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घोर टकराव देखने को मिला था। तो सबसे पहले 1973 केशव भारती बनाम केरल राज्यवाद में ये पहली बार आया कि ठीक है, संसद यानी व्यवस्थापिका संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचे में जो है वो बदलाव नहीं कर सकते हैं। पहली बार ये मूल ढांचा का स्ट्रक्चर वहीं से आया है। तो ये संविधान की व्याख्या के दौरान ये चीज़ निकली है। और अब मूल ढांचे में कौन कौन सी चीज़ें होगी, तो इसका भी राइट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास में रखा कि हम लोग बताएंगे कि इसमें कौन कौन से। तो बेसिकली लोकतंत्र हैं, गणतंत्र हैं, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है, ये चीज़ें जो हैं
इसमें काउंट की जाती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकते हैं या कितने हो सकते हैं, यानी विधानसभा में मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको करना है, इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो किसी भी विधानसभा में मिनिमम जो सदस्य संख्या है, मैक्सिमम तो 500 है, मिनिमम 60 है। तो सही आंसर क्या होगा 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद स्वरूप हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, ये मिज़ोरम वगैरह, इनकी कहीं की तो 60 ही है, और उसके बाद में जैसे कि कुछ और जो छोटे स्टेट्स हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे इनकी सदस्य संख्या कम है, गोवा वगैरह हैं। तो 60 संविधान के अनुसार 60 है मिनिमम, लेकिन अपवाद स्वरूप भी हैं, 2-3 स्टेट्स हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। किसने? आइवर जेनिंग्स ने कहा था संविधान को वकीलों का स्वर्ग। क्यों कहा था? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो एक आम आदमी की समझ से परे हैं। तो इसीलिए आप देखिए हर जो वाद विवाद होता है वो कोर्ट में जाता है, और वकीलों की लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि आम आदमी के लिए वो चीज़ें समझना और समझाना बहुत कठिन होती है। तो एक तरीके से ये जो है वकीलों के पेशे को बढ़ावा देने वाला है, उनके काम को बढ़ावा देने वाला है। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वकीलों के लिए चांदी करने का काम है, यानी रुपए पैसे बटोरने का एक काम सा होगा। तो ये संविधान विशेषज्ञ हैं, संविधान की बहुत अच्छी इन्होंने समीक्षा की, और उसी बेस पे भारतीय संविधान को एक वकीलों के लिए एक स्वर्ग कहा इन्होंने। तो ये भारतीय संविधान की जो भाषाई जटिलता है उसके संदर्भ में एक कटाक्ष के रूप में ये बात इन्होंने बोली थी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, सन 1975 में लागू आंतरिक आपातकाल की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? 1975 में लागू जो आंतरिक आपातकाल था कि जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप आंसर करने की कोशिश, आयोग का नाम बताना आपको, आपातकाल क्या चेक करने के लिए, एक तरीके की जांच करने के लिए। ये हुआ था आपातकाल 25 जून 1975 अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत 3 प्रावधान थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा कर सकते हैं। तो ये जो है पहली बार आंतरिक अशांति के बेस पे ये चीज़ लगाई है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटा के इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन एक ही बार लागू हुआ ऐसा आपातकाल, तो उसकी जांच करें। और बहुत सारे विवादित निर्णय लिए गए थे, और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, और संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भी एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। आज भी हम बोल सकते हैं कि मिनी संविधान बोलते हैं उसको, 42वें संविधान संशोधन को। तो फिर इन पूरे आपातकाल के दौरान जो जो घटनाएं घटी उनकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था जनता पार्टी की जब सरकार आई थी मार्च 1977 में। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, तो इस सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं J.C. शाह। तो शाह आयोग इसको नॉर्मली बोलते हैं हम। कौन सा आयोग बनाया गया? शाह आयोग, J.C. शाह आयोग। मई 1977 में इसका गठन किया गया था, और इन्होंने रिपोर्ट भी दी, बहुत सारे बातें बताई गई, वो एक अलग मसला है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।